वह तुम ही हो। एपिसोड नंबर 3। डॉक्टर न बनने का उसे बहुत अफसोस था, लेकिन वक्त गुजर जाने के साथ साथ इंसान को सब्र आ ही जाता है। वह माँ बाप जैसी कीमती दौलत को खोने के बाद जिंदा थी। यह तो बस ज़िंदगी एक ख्वाहिश थी जिससे छुटकारा पाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। यार, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उमैरा ने उकताए हुए लहजे में कहकर पेन होठों में दबा लिया। कौन सी नई बात बताई है? यह तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम पास हो जाती हो, वरना फेल होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती तुम। जिया ने बिजी अंदाज में समोसा चटनी में डुबोते हुए कहा। एहसान मानो मेरा, तुम्हारी खातिर ग्रेजुएशन कर रही हूँ, वरना आराम से घर बैठी ऐश कर रही होती। वाह, जिया ने तंजिया अंदाज में सर हिलाया। लास्ट सेमेस्टर में परसेंटेज देखी है अपनी तुमने? क्या फ़र्क पड़ता है? उमैरा ने लापरवाही से हाथ हिला दिया। वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद मेरा कोई मूड नहीं है पढ़ने का। दूसरे समोसे की तरफ बढ़ता हाथ जिया का रुक गया था। ऐसी बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी। मुझे एमएससी करना है और तुम मेरे साथ करोगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस जालिम पढ़ाई की वजह से मेरी आंखें, स्किन, रंग रूप से सब खराब हो रहे हैं। वह बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो रही थी। थोड़ी देर वह इंतज़ार करती रही कि जिया कुछ बोलेगी, लेकिन लगातार खामोशी पर उसने सर घुमाकर देखा। वह सर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठी थी। गौर से देखने में पता चला वह रो रही है। जिया यार, उसने एकदम से उसका चेहरा ऊंचा किया। पागल हो गई हो क्या? मजाक कर रही थी यार। क्या पागलपन है जिया? आई एम सॉरी उमैरा, मुझे पता है तुम भी मुझसे दोस्ती करके पछता रही हो, क्योंकि मेरी परेशानियां तो ख़त्म नहीं होती और मेरी वजह से तुम ही परेशान होती हो। उफ, उसने एकदम से अपने बाल नोचे। दोस्त हूँ तुम्हारी, अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से तुम्हारे साथ रहती हूँ। क्या कोई मजबूरी में तो ऐसी दोस्ती निभाता है? तुम्हें तो पागल कोई भी अच्छा सा लड़का मिल जाएगा। इतनी खूबसूरत हो, मैं पहले ही सांवली सी हूँ, ऊपर से पढ़ाई के बोझ की वजह से कुमला कर रह गई हूँ। बताओ कौन करेगा मुझसे शादी? वह इतनी दुखी अंदाज में बोली कि जिया मुस्कुरा दी थी। मुझसे अच्छी शक्ल है तुम्हारी, जिया ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। तुम्हें लगता है? खैर, दफ़ा करो इस टॉपिक को और ये बताओ घर में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। कहने के साथ उसने कलाई पर बांधी हुई घड़ी को देखा और तेज़ी से अपनी चीज़ें समेटने लगी। जल्दी उठो, मिस शाइस्ता की क्लास शुरू होने वाली है। चलो यार। उमैरा भी जल्दी से खड़ी हो गई। संडे का दिन था, सब घर पर थे और खाना बनाने की ड्यूटी भी उसकी थी। वह तेज़ी से फुलके बना रही थी कि जब उसने फैज़ की आवाज़ सुनी। तेज़ी से चलता हुआ उसका हाथ 1 सेकंड के लिए रुका था। उसने बुरा सा मुंह बनाकर किचन के दरवाजे की तरफ देखा। इनको भी अभी आना था। वह बड़बड़ा कर पेड़ा बनाने लगी। जब वह हॉट पॉट लेकर बाहर आई तो काफ़ी खुशगवार मूड में बातें हो रही थीं। वह बर्तन रखकर हस्सान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम आजकल गायब किधर हो? इकराम अली ने संजीदगी से फैज़ को देखकर बड़े मगन अंदाज में जो खाना खा रहा था। क्यों, तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या जो हफ्तों के हिसाब से दोस्त की तरफ पड़े रहते हो? अब के उसने हाथ रोककर उन्हें देखा था। आपकी इस खुश कलामी की वजह से मैं यहाँ नहीं वहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ इस तरह का सलूक नहीं होता मेरे साथ। इतना ही सुकून था तो वहाँ से आए क्यों? ज़किया ने गुस्से से शौहर को देखा। यह इसका घर है, उन्होंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। मैं भी कोई खुशी से नहीं आया, काम से आया हूँ, उसने टिश्यू से हाथ साफ करते हुए कहा। मैंने 2-3 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया था और मुझे कॉल भी आ गई है। उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। मुझे तो आज तक यह नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है। मुझे लंदन से कॉल आई है। अब के सब ने उसका चेहरा देखा, लेकिन वह नॉर्मल अंदाज में इकराम अली को देख रहा था। कितने पैसे चाहिए? इकराम अली की जगह हस्सान ने पूछा था। 50 लाख। क्या? इकराम अली चीख पड़े थे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक है तो बता रहा हूँ, यह इंडियन फिगर है, जमा मुझे पॉन्ड्स में करवाने हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्यों नहीं है आपके पास पैसे? पढ़ने के लिए मांग रहा है, अय्याशी के लिए नहीं। ज़किया ने फैज़ की हिमायत में बोली थी। पहली बार मामला इतनी बड़ी रकम का है। दूसरी, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? उसने बड़ी संजीदगी से इकराम अली
से सवाल किया। इससे पहले वह कोई जवाब देते हसन बोल पड़ा था, फैज़ प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, हमेशा मैं ही चुप करता हूँ। इन्होंने हमेशा मेरी हक तलफ़ी की है। गैरों के लिए आपके पास लाखों हैं, कितने में इसका एडमिशन करवाया है क्या मैं नहीं जानता? उसने गुस्से से जिया की तरफ इशारा किया, जो पहले ही इस तल्ख़ बहस की वजह से परेशान थी। मेरी बारी पर इनके पास हमेशा ना होती है। मुझे तो कभी कभी लगता है मैं इनकी औलाद ही नहीं। बंद करो अपनी बकवास। इकराम अली एकदम तैश में आकर खड़े हो गए। हसन ने एकदम खड़े होकर उन्हें पकड़ा था। आप जो भी कर लें, मुझे 3 हफ्तों के अंदर पैसे चाहिए। वह कुर्सी को धकेलता हुआ बाहर निकल गया था। जकिया उसके पीछे उसको आवाज़ देती हुई भागी थी और जिया कसूरवार न होते हुए भी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी थी। तुम तो मेरे समझदार बेटे हो, फिर क्यों किसी वजह से खुद को तकलीफ़ दे रहे हो? उन्होंने फैज़ की बालों में उंगलियां घुमाते हुए उसका चेहरा देखा, जो आंखें बंद किए उनकी गोद में सर रख कर लेटा था। चलो बेटा, नाराज़गी छोड़ो, खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? कल से तुमने कुछ नहीं खाया और मुझे पता है तुम्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती। इतनी बेइज्जती के बाद सब बर्दाश्त हो जाता है। फैज़, क्यों मेरा दिल जला रहे हो बेटा? वह उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हो। तुम्हारी माँ के होते हुए ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना हो। मैंने हसन से बात की है, वह रकम अरेंज कर लेगा, बस तुम परेशान ना हो। उसने आंखें खोलकर माँ का चेहरा देखा। उनकी बात के पक्के होने का यकीन होने पर वह मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गया। तभी आयशा ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई थी और दोनों को नॉर्मल अंदाज देखकर खुश हो गई थी। खाना खाने के बाद जकिया ने आयशा से कहा था, बेटा जिया से कहो अच्छी सी चाय बना दें, साथ गाजर का हलवा बनाया है वह भी ले आना। वह अपने कपड़े प्रेस कर रही है, अपनी दोस्त की तरफ जा रही है। आयशा ने बर्तन ट्रे में रखते हुए कहा, किससे पूछकर जा रही है? जकिया ने माथे पर बल डालकर पूछा, अब्बू से। जकिया ने होंठ भींच लिए थे। भाई के लिए चाय मैं बनाती हूँ। वह ट्रे लेकर खड़ी हो गई थी। अम्मी, मैं ज़रा हसन से बात करके आऊँ, फैज़ ने कहा। हाँ जाओ। वह उसे मुतमईन देखकर खुद भी इत्मीनान से हो गई थी। हसन, आप कहीं जा रहे हैं? उसे तैयार देखकर जिया वहीं रुक गई थी। हाँ, काम से जा रहा हूँ। क्यों, कोई काम था? वह सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। जी, वह मुझे उमेरा की तरफ जाना था। अच्छा, उसने घड़ी की तरफ देखा। चलो फिर ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, 10 मिनट हैं तुम्हारे पास। वह खुश हो गई। मैं बस 5 मिनट में आई। वह लगभग भागते हुए सीढ़ियों की तरफ आई थी और ऊपर से उतरते फैज़ से बड़े ज़ोर से टकराई थी। झटके से उसका पाँव उल्टा पड़ गया था। वह लड़खड़ाती हुई आखिरी सीढ़ी में जाकर गिरी थी। दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई थी, लेकिन सामने वाले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वह बड़े नॉर्मल अंदाज में उतरकर उसके करीब से गुजर गया था। उसने यह भी नहीं देखा उसको कितनी बुरी तरह चोट लगी है। वह कितनी देर वहीं बैठकर बाजू और टांगें सहलाती रही और फिर खुद हिम्मत करके उठी। तकलीफ़ से बेहाल हो रही थी। बड़ी मुश्किल से चलकर वह कमरे तक आई और अंदर आते ही हौसला जवाब दे गया था। कहीं जा रहे हो? फैज़ ने कार के करीब खड़े हसन से देखकर पूछा। हाँ, काम से जा रहा हूँ, मुझे भी मार्केट जाना है। चलो मैं छोड़ देता हूँ। हसन के कहने पर वह कार का दरवाज़ा खोल कर बैठ गया। चलो अब। उसे यूं ही बैठा देखकर फैज़ ने कहा, जिया का वेट कर रहा हूँ, वह कहीं नहीं जा रही। लेकिन अभी तो वह कह रही थी। हसन हैरान हुआ। हाँ, लेकिन अभी मैं बाहर आ रहा था तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें बता दूं कि उसका प्रोग्राम बदल गया है। अच्छा। हसन ने ना समझी से सर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वह बड़ी मुश्किल से चलती हुई बाहर आई तो पोर्च खाली पड़ा था। उसका दिल चाहा फ़ौज का तिया पाचा कर दे, लेकिन वह सिवाय रोने के कुछ और न कर सकती थी। सर्दी के मौसम की धूप जिस्म को भली महसूस हो रही थी। वह काफ़ी देर से आंखें मूंदे पेड़ से टेक लगाए बैठी थी। कामरान भाई तुम्हारा नंबर मांग रहे थे। कामरान भाई? वह सवालिया नज़रों से उमेरा को देखने लगी। अरे वही जो उस दिन मिले थे। ओह, उसे एकदम उसका घूरना याद आया। वह क्यों मेरा नंबर मांग रहे थे? वह कुछ नाराज़गी से बोली। मुझे क्या पता, कितनी बार तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। तुमने मेरा नंबर तो नहीं दिया? वह परेशान से उसे देखने लगी। पागल हो क्या? मैं क्यों दूंगी? जिया ने एकदम से गहरा सांस लिया। देना भी मत, तुम सब जानती हो। मैं
कोई नया इल्ज़ाम लेकर ज़िंदगी और दूभर नहीं करना चाहती। आगे मुश्किलें कम हैं। उसने सर झटक कर दाईं तरफ देखा, जहाँ से आयशा आती नज़र आई। वह उनकी तरफ ही आ रही थी। हेलो, उसने करीब पहुंचकर उमैरा को कहा था। मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जाऊंगी, इसलिए देर हो जाएगी। तुम अम्मी को बता देना। अब की बार उसकी नज़र जिया पर थी। जिया पूछना चाहती थी, कौन सी दोस्त, कौन सी शॉपिंग, लेकिन वह इस वक्त कुछ पूछकर तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए सर हिलाकर रह गई। यह तुम्हारी कजिन आजकल कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग नहीं करने लगी? उमैरा ने जाती आयशा को देखकर अफसोस भरे अंदाज में कहा। जिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हर हफ्ते बाद यह कॉलेज बंक करके निकल जाती है। तुम्हारी आंटी पूछती नहीं। हालांकि तुम्हारे मामले में तो उनके उसूल बड़े सख्त और रूखे हैं। जिया के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट तंजिया थी। वह उनकी सगी बेटी है, वह गलत कैसे हो सकती है? जिया के चेहरे पर अब भी तंजिया मुस्कुराहट थी, चाहे वो कॉलेज बंक करे या लड़कों के साथ होटलिंग करे। जिया ने चौंक कर उमैरा को देखा। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने खुद उसको 2-3 बार एक लड़के के साथ देखा है, तुम्हें नहीं पता? उसने हैरान देखकर उमैरा ने पूछा। उसने सही नहीं में सिर हिलाया। उसे सही मायनों में शौक लगा था। तुम घर वालों को बताओ उसके बारे में। जिया कुछ देर उसका चेहरा देखती रही, फिर गहरा सांस लेकर नहीं में सर हिलाया। फ़ायदा नहीं, आयशा मानेगी नहीं और कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। चलो दूर करो फिर, हमें क्या, वैसे एक लिहाज से अच्छा है, तुम्हारी आंटी को सबक मिलना चाहिए। उमैरा के कहने पर जिया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। चलो, क्लास स्टार्ट होने वाली है। उसे सोच में डूबा देखकर उमैरा ने कहा। वह लाउंज में दाखिल हुई तो जकिया साजिया से सर दबवा रही थी। आयशा किधर है? उसे अकेला आते देखकर उन्होंने सवाल किया था। वह अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर गई है। कौन सी फ्रेंड के साथ? साजिया का हाथ रोक कर वह एकदम सीधी हुई। पता नहीं आंटी, उसने मुझसे कहा कि वह अपनी फ्रेंड के साथ जा रही है। इस लड़की ने तो मेरा नाक में दम कर दिया है। अब के वह गुस्से से बोली। तुम्हें पूछना तो चाहिए था। अब वह उससे नाराज़गी से बोली। वह जवाब देने के बजाय खामोश नज़र डालकर रह गई। साजिया, जाओ मेरे कमरे से मेरा मोबाइल ले आओ। साजिया के उठते ही वह भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वह जानती थी जकिया की पूछगछ पर आयशा उन्हें मुतमईन कर देगी। वह कोई जिया थोड़ी थी जिसे बगैर गलती के भी थप्पड़ पड़ जाए। बहुत तेज़ हवा चल रही थी जो आने वाले तूफान का पता दे रही थी। काले बादलों ने पूरी तरह आसमान को ढक रखा था। हसन ने ट्रॉली बैग गाड़ी की डिक्की में रखा और सर उठाकर आसमान पर दौड़ते बादल को देखा। अब्बू, लगता है बारिश होगी, वह भी काफ़ी तेज़। हाँ, लग रहा है, इसलिए तो सुबह से कह रहा था निकल चलते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ की तैयारी ही ख़त्म नहीं हो रही थी। अपना कसूर मेरे सर न डालें, मैं तो कब से तैयार हूँ, आप ही नहीं निकल रहे थे। अच्छा अम्मी, छोड़े यह सब, आप अगर तैयार है तो निकलते हैं। माँ बाप के आगे बहस के लिए तैयार देखकर उसे टोकना पड़ा। तुम कभी तो मोबाइल छोड़ दिया करो, जब देखो उसी में घुसी रहती हो। इकराम साहब का गुस्सा उन्होंने आयशा पर निकाला था। जवाब में उसने झुंझला कर फ़ोन बंद करके अपने पर्स में रख लिया था। फैज़ किधर है? इकराम साहब ने हसन से पूछा, लेकिन जवाब जकिया की तरफ से आया। वह नहीं जा रहा। क्यों क्या अपना बर्ताव नहीं देखा आपने उसके साथ? आपके साथ जाने से बेहतर है वह घर पर रहे। जकिया के कहने पर वह सर झटक कर रह गए। जिया, दरवाज़ा अच्छे तरीके से बंद कर लेना, मौसम ठीक रहा तो हम रात तक वापस आ जाएंगे। इकराम अली के कहने पर उसने सिर हिलाया था। हाँ, वैसे तो सालन बना है, तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी। शाम को साजिया आकर रोटी पका लेगी, लेकिन अगर बारिश तेज़ हुई तो शायद वह ना आए। फैज़ आएगा तो उसे ताज़ा फुल्का बना कर देना और उसके कमरे की सफाई कर देना। वह कहकर गया था। कहने के साथ उन्होंने उसका चेहरा देखा। कर दोगी या मैं करके जाऊँ? उसने उनके तंजिया अंदाज पर उसने बेचारगी से उन्हें देखा। कर दूंगी आंटी। चले अम्मी। ओके जिया, टेक केयर। हसन कहकर उनको लेकर बाहर निकल गया। गाड़ी के बाहर निकलते ही उसने गेट बंद किया और लान में आकर बैठ गई। ठंडी हुआ दिमाग को सुकून दे रही थी। वह आंखें मूंद कर वहीं बैठ गई। गेट खुलने पर वह चौंक कर सीधी हुई। फैज़ अपनी बाइक अंदर ला रहा था। मुसीबत, उसने मन ही मन दोहराया। उसने उसे देखा, लेकिन नज़रअंदाज करके अंदर चला गया तो उसने दोबारा आंखें बंद करके कुर्सी से टेक लगा ली। सब कहाँ हैं? तेज़ आवाज़ पर डर कर वह उछल पड़ी थी। वह अंकल रफ़ीक के बेटे की शादी पर गए हैं।
एक तो इन लोगों के टूर ही ख़त्म नहीं होते। वह गुस्से से बोला, खाने को कुछ है या वह भी नहीं है? लाती हूँ। वह भागने के अंदाज में वहाँ से हटी थी। चिकन के सालन के साथ मटन पालक भी पड़ी थी। दोनों सालन गरम करके रोटियां हॉट पॉट में रख कर उसने डाइनिंग टेबल पर रख दी, जहाँ वह पहले से बैठा था। वह जग में पानी डाल ही रही थी जब बिजली जोर से कड़की और पानी का गिलास उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसने कांच उठाते हुए चोर नज़रों से बाहर देखा। फैज हाथ रोके उसे ही देख रहा था। उसके देखने पर उसने सर झटक कर नज़रों का रुख बदल कर खाना शुरू कर दिया। चाय बनाते हुए वह सोच रही थी कि फैज के कमरे में जाने से पहले उसका कमरा साफ़ कर दे, वरना फिर बातें सुनना पड़ेगी। चाय का कप लेकर बाहर आई तो वह सोफ़े पर लेटा टीवी देख रहा था। कप टेबल पर रख कर वह वहीं खड़ी हो गई। क्या है? उसे यूं ही सर पर खड़े देखकर फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला था, आपको अभी अगर अपने रूम में नहीं जाना तो मैं आपका कमरा साफ़ कर दूं, आंटी कहकर गई हैं। उसे मुंह खोलता देखकर उसने जकिया का हवाला दिया। जाओ। उसके अंदाज उसे हमेशा गुस्सा दिलाते थे, जैसे वह उसकी नौकरानी हो, लेकिन वह उसका कुछ कर नहीं सकती थी। कमरे की हालत देखकर उसका सर चकरा गया। कंबल सोफ़े पर, कुशन फर्श पर गिरे अपनी किस्मत पर मातम कर रहे थे। गीला तौलिया बेड पर पड़ा था। उसने होठ भींचकर तौलिया उठाया। तौलिया रखने वह बाथरूम में आई तो कराह कर रह गई। बाथरूम की हालत कमरे से भी बदतर थी। अब उसकी समझ में आया था साजिया उसका कमरा साफ़ करने के बाद इतना बड़बड़ाती क्यों थी। बेड पर पड़ी चीज़ें, कपड़े को उठाकर उसने नई बेडशीट डाली, किताबें रिसाले समेट कर रैंक में रखे। आधे घंटे में कमरे की हालत सुधरी हुई थी, लेकिन उसकी अपनी हालत ख़राब हो गई थी। बाथरूम साफ़ करते हुए उसे रोना आ रहा था। वह साफ़ कर रही थी जब लाइट चली गई। हर तरफ खूब अंधेरा हो गया था। वह हाथ रोके आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने लगी। सर्फ से भरे हाथों को कमीजों से पोंछने के बाद वह दीवार को टटोलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन हैंडल पर हाथ रखते ही वह धक से रह गई। दरवाज़ा लॉक था। उसने हैंडल को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से घुमाया, लेकिन दरवाज़ा अब तक बंद था। एक तो अंधेरे में वैसे भी उसे डर लगता था, ऊपर से दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था। उसने बेख्तियार ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारने शुरू कर दिए। साथ ही फैज़ को आवाज़ें दे डाली। फैज़ भाई, वह जितना ऊंचा चीख सकती थी चीख रही थी। उसे लग रहा था अभी डर के मारे उसका सांस बंद हो जाएगा। वह निढाल होकर ज़मीन पर बैठ गई। तभी बाथरूम की लाइट जल गई थी। उसने बंद हुई आंखों को पूरी तेज़ी से खोला था। ज़मीन से उठने के लिए उसको अपनी पूरी ताकत खर्च करनी पड़ी थी। उसके खड़े होते ही दरवाज़ा भी खुल गया था। वह बेताबाना अंदाज में बाहर की तरफ भागी और किसी से टकरा गई। दर्द को नज़रअंदाज करके उसने सर तेज़ी से उठाया। बाथरूम से आती रोशनी में उसे जो भयानक चेहरा नज़र आया, उसने उसकी चीखें निकलवा दी थी। उसकी चीखें रोकने के लिए उसके मुंह पर हाथ रखा गया था। मुंह पर गिरफ्त इतनी सख्त थी कि उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। खुद को छुड़ाने के लिए उसने न सिर्फ सामने वाले पर मुक्के बरसाए थे, बल्कि अपने नाखूनों से उसे खुरच भी डाला था। तभी तो सामने वाले ने तड़प कर उसे छोड़ा था और गिरफ्त ढीली पड़ते ही वह बेतबाना अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन 2 कदम पर ही फिर उसका बाजू फिर उसकी गिरफ्त में आ चुका था। अब की बार उसे बड़ी बेदर्दी से धक्का दिया गया था। वह बुरी तरह लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरी थी। वह झटके से मास्क उतार कर उस पर झुका था। उसका चेहरा देखकर उसे हैरान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसी घटिया हरकत उसके अलावा कोई और कर भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें दहशतज़दा होकर उस पर जम सी गई थी, जो कहर भरी नज़रों से उसे देख रहा था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पागल कुत्ते ने काट लिया क्या तुम्हें, जो बावली कुतिया की तरह मुझे नोच रही हो? फैज़ का बस नहीं चल रहा था थप्पड़ मारकर उसका मुंह तोड़ दें। इससे पहले कि वह कोई जवाब देती या वह आगे कुछ कहता, दरवाज़ा एक झटके से खुला था। अंदर आने वालों ने हैरत से इस मंजर को देखा। फैज़ जो उस पर झुका था एक झटके से सीधा हुआ। दरवाजे में उसका भाई, बाप, माँ, बहन शॉक्ड हालत में खड़े थे। वह गलत नहीं था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। यह क्या हो रहा है? इकराम अली ने काँपती आवाज़ में फैज़ को देखकर पूछा था। अब्बू, वह अच्छा खासा निडर होकर हकला कर रह गया था। अब्बू, वह उनके साथ लगकर और सिसकने लगी थी। क्या किया है तुमने इसके साथ? हसान के लहजे के साथ उसका भी चेहरा सख्त था। मैंने?
अब के फैज बिदक कर पीछे हटा। कुछ नहीं किया मैंने। तुम बोलो जिया, हसन ने इकराम अली के सीने से लगी जिया से पूछा, लेकिन वह उसी तरह रोती रही। बोलो जिया। अब के इकराम अली ने उसे पुचकारा था तो उसने सर उठाकर फैज को देखा। क्या था उसकी आंखों में? एक सर्द लहर फैज को अपनी रीढ़ की हड्डी में उतरती महसूस हुई थी। बदतमीज़ी कर रहे थे मेरे साथ। जिया के मुंह से निकलने वाले अल्फाज बिजली बनकर गिरे थे सब पर। जकिया ने एकदम से हाथ अपने होठों पर सख्ती से जमाया था। इकराम अली और हसन की नज़रें एकदम फैज़ के चेहरे पर ठहर गई थी। इकराम अली एक तैस के आलम में उसकी तरफ बढ़े और एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। वह लड़खड़ा कर एकदम पीछे हटा था। जकिया और आयशा एकदम आगे बढ़ी थी। बकवास कर रही है अब्बू ये, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बकवास कर रही है यह, या तुम झूठ बोल रहे हो? उसका हाल देखो। फैज़ ने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया, लेकिन जकिया, हसन और आयशा ने देखा किसके बाल और लिबास बेतरतीब थे, उसका दुपट्टा गायब था। और अपना हुलिया देखो। अब उन तीनों ने उसे देखा जिसके चेहरे पर नाखूनों के निशान साफ दिख रहे थे, जिसके गिरेबान के बटन टूटे थे। वह साफ तौर पर मुजरिम लग रहा था। अब्बू, नाम ना लो इस गंदी ज़ुबान से मेरा। साथ ही वह उसको मारते जा रहे थे। कब से तुम्हारी हरकतों को नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन तुम इतना गिर जाओगे, अपने ही घर में सेंध लगाओगे, मैं मर कर भी नहीं सोच सकता था। मेरा अपना खून इतना गंदा और जलील निकलेगा। वह बुरी तरह उसे थप्पड़ों से मार रहे थे और वह खामोशी से मार खा रहा था। उसने एक बार भी उन्हें रोकने के लिए हाथ नहीं उठाया, यहाँ तक कि वह खुद से हाँफने लगे थे और गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठ गए थे। हसन, इससे कहो चला जाए यहाँ से, दूर हो जाए मेरी नज़रों से। मर गया ये मेरे लिए। वह जो सर झुकाए बैठा था, उसने सर उठाकर बाप को देखा। इस एतमाद का शुक्रिया जो आपने मुझ पर किया है। वह खड़ा हो गया था। उसने हसन की तरफ देखा। तुम्हें भी लगता है मैंने कुछ गलत किया है? अंधे नहीं हैं हम। कोई और कहता तो हम कभी ना मानते हैं, लेकिन अपनी आंखों से देखा है। हसन के अल्फाज पर उसने सख्ती से आंखें और होठों को भींचकर खुद को जैसे कंट्रोल किया। ठीक है, फिर मुझे भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। वह बाहर की तरफ बढ़ने लगा जब जकिया उसके सामने आ गई। फैज़, मेरे बच्चे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने दोनों हाथ में उसका चेहरा लेकर कहा। जवाब में उसने बड़े एहतराम से उनका माथा चूमा और बाहर निकलने लगा तो जकिया ने उसका बाजू थामकर रोक लिया। तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते फैज़। तुम्हें इस पर इतना यकीन है तो तुम भी दूर हो जाओ इसके साथ। इकराम अली गुस्से से चीखे थे। हाँ, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है यहाँ रहने का। जाने से पहले सोच लो, दोबारा तुम्हारे लिए यह दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। फैज़ के साथ हसन और आयशा ने हैरत से और दुख से बाप को देखा। अम्मी, आप यहीं रहें। फैज़ ने उनका कंधा थपथपा कर कहा। नहीं फैज़, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं आपको लेने आऊँगा अम्मी, लेकिन तब तक आप यहीं रहें। उसके बाद वह रुका नहीं था। आयशा ने आकर रोती हुई माँ को बाजू के घेरे में ले लिया। जकिया ने रोते हुए नफरत से घुटनों में सर दिए बैठी जिया को देखा था। सारी बातें सुनाने के बाद जिया ने उमैरा को दाद भरी नज़रों से देखा, लेकिन उसे अपनी तरफ इतनी संजीदगी से देखता पाकर न सिर्फ उसकी मुस्कुराहट सुकड़ी थी, बल्कि वह गड़बड़ाकर नज़रों का रुख बदल गई थी। ऐसे क्यों देख रही हो? इतनी खामोशी पर उसे पूछना पड़ा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा जिया, तुम ऐसा भी कर सकती हो। मैंने ऐसा क्या गलत किया है? गलत? उमैरा ने गलत पर जोर देकर कहा। गलत नहीं, गुनाह किया है तुमने, इल्ज़ाम लगाया है। जिया कुछ देर के लिए बोल नहीं सकी, लेकिन फिर सर झटक कर जैसे किसी सोच से पीछा छुड़ाया था। वह जो मेरे साथ करते रहे वह ठीक था। मैंने कब कहा ठीक था? लेकिन तुमने गलत इल्ज़ाम लगाया है। गलत नहीं लगाया है, वह वाकई मुझे डरा रहे थे। डराने और इज्जत पर हमला करने में फ़र्क है। तुमने एक बेटे को, एक भाई को उसके माँ बाप, भाई बहन से की नज़रों में गिरा दिया है, उसे घर से बेघर कर दिया। हालांकि तुम जानती हो अंकल ने हमेशा तुम्हें मोहब्बत दी है। हाँ, सिर्फ अब्बू ने। मैंने जो किया मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं। मुझे नफ़रत है फैज़ नाम के शख्स से। अब्बू ने जब उन्हें मारा और हसन भाई ने उन्हें बेइज्जत किया, मुझे बेहद सुकून मिला। अब कोई उन्हें नहीं बुलाएगा और ना ही अब मुझे कोई तकलीफ़ देगा और न मेरे रास्ते की रुकावट बनेगा। वह बड़े गुस्से से और नफ़रत से बोली थी। और वह तुम्हारी आंटी आयशा, उन्हें भी तो तुमसे प्रॉब्लम है। क्या तुम उन्हें भी इल्ज़ाम लगाकर निकलवा दोगी? उमैरा, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, इतना गलत समझती हो मुझे। उसने दुख और अफसोस से उसे देखा। क्योंकि तुमने गलत किया है। नहीं, मैंने ठीक किया है। मुझे सुकून की ज़रूरत है जो उनके होते हुए मुझे कभी नहीं मिल सकती थी। खुशियों पर मेरा भी हक है, मैं गलत नहीं। वह हठ धर्मी से बोली तो उमैरा ने गहरा सांस लेकर चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, क्योंकि जो उसे करना था वह कर चुकी थी।
और पछतावे का भी कोई एहसास नहीं था। कौन जाने फैज़ की नीयत क्या थी। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ था। पालक काटती जिया ने चौंक कर आवाज़ की तरफ देखा, जहाँ आयशा इकराम अली के कमरे से निकल रही थी। गुस्से में उसके चेहरे और अंदाज दोनों से झलक रहा था। वह उसे नज़रअंदाज करके बाहर लॉन की तरफ गई थी। वह सर झटक कर पालक काटने लगी। वह पालक की टोकरी लेकर किचन में आई तो साजिया चाय तैयार कर चुकी थी। बाजी, आप ये चाय बड़ी बीबी को दे आइएगा, मैं ज़रा किचन का काम निपटा लूँ, आज मुझे जल्दी घर जाना है। ठीक है। उसने सर हिलाकर ट्रे उसके हाथ से ले ली। वह जाली वाला दरवाज़ा खोलने लगी थी जब आयशा की तेज़ आवाज़ सुनकर रुक गई। शायद वह अपना गुस्सा अब जकिया पर निकाल रही थी। मैं जब भी अब्बू से कोई डिमांड करूँ तो मुझे कम खर्च करने का पाठ मिलता है। अब कुछ दिनों से यह सुनने को मिल रहा है फैक्ट्री घाटे में जा रही है। ये सारी कटौतियाँ हमारे लिए, और जिया नामी चुड़ैल है उसके लिए रकम खर्च करने की बात में कभी ना ही नहीं होती, और ना पैसे मांगने पर घाटे की कहानियाँ। क्यों इतना गुस्सा कर रही हो आयशा, क्या हुआ है? उसकी इतनी तकरीर के जवाब में जकिया की थकी हुई आवाज़ सुनने को मिली थी। 1.5 महीना पहले मैंने अब्बू से कहा था मुझे फ़ोन चेंज करना है, तो मुझे कम खर्चे पर इतना लंबा लेक्चर मिला था। अब लाखों लगाकर उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया है, और आज मुझे दोस्त की सालगिरह पर जाना है। 20,000 मांगे तो कह रहे हैं फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। उनकी सगी बेटी हूँ मैं, या वह जिया है। अब्बू को चाहिए उसे अपने साथ रखें और फैज़ भाई की तरह हमें घर से निकाल दें। और खामोशी से आयशा को देखती जकिया ने सख्ती से होंठ को भींचा। फैज़ का जिक्र उन्हें ऐसे ही बेचैन कर देता था। आप चुप क्यों हैं? फैज़ भाई की बारी में तो आप अब्बू से लड़ने को तैयार हो जाती थी, मेरी बारी में क्यों नहीं बोल रही? मेरी तबीयत ठीक नहीं है आयशा, धीरे बोलो, उन्होंने अपनी कनपटी दबाते हुए कहा तो आयशा कितनी देर उन्हें देखती रही, फिर उनके सामने बैठकर रोने लगी। रो नहीं ऐसा, मुझसे पैसे ले लेना जितने तुम्हें चाहिए। जिया ने गहरा सांस लेकर ट्रे में रखी प्याली को देखा और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। उन लोगों के दिलों में करवाहट अभी भी वैसी ही थी, बस उसने परवाह करना छोड़ दी थी, क्योंकि वह अब ख्वाब पूरे करने के करीब थी। बस कभी कभी जब ज़मीर मलामत करता तो वह दिनों तक बेचैन रहती। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज में टीवी चल रहा था, लेकिन कोई मौजूद नहीं था। दीवार पर लगे स्टैंड पर उसने कार की चाबी लटकाई और हाथ में पकड़ा कोट सोफे पर रख कर हमेशा की तरह चलता हुआ कमरे तक आया और धीरे से दरवाज़ा खोलकर झाँका और उन्हें जागता देखकर मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। आदाब अब्बू। आदाब, आज देर लगा दी? जी अब्बू, फैक्ट्री में काम ज़्यादा था इसलिए देर हो गई। मुझे लगा आप सो गए होंगे, तुम नहीं आए थे तो नींद भी नहीं आ रही थी, फ़ोन भी तुम्हारा बन जा रहा था। उनके कहने पर उसने ट्राउज़र की जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकाला। ओह, मेरा ख्याल है चार्जिंग ख़त्म हो गई। आपने खाना खाया? खाया था, और अभी जिया दूध देकर गई है। उन्होंने साइड टेबल पर रखे मग की तरफ इशारा किया। जाओ तुम भी आराम करो, थक गए होगे। उन्होंने गौर से उसका थका भरा चेहरा देखा। उनके देखने पर वह मुस्कुराकर खड़ा हो गया। आप सो जाएं, सुबह मुलाकात होती है। हसन उन्हें प्यार करके बाहर निकल आया था। वह बाहर निकला तो जिया वहाँ मौजूद थी। आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा और मुस्कुराकर खड़ी हो गई। तुम अभी तक नहीं सोई? नहीं, आपका इंतज़ार कर रही थी। खाना गर्म करूं? नहीं, खाकर आया हूँ। आयशा कहाँ है? कमरे में है। सो गई है? नहीं, फ़ोन पर है। हसन ने एक नज़र सीनों की तरफ देखा, जैसे ऊपर जाने का इरादा रखता हो, फिर सर झटक कर रह गया। जिया प्लीज़ एक कप चाय बना दो, मैं तब तक अम्मी को देखा हूँ। जी। वह सर हिलाकर किचन में आ गई। वह अंदर दाखिल हुआ तो जकिया बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। वह सलाम करता हुआ उनके करीब बैठ गया और उनके आंखें खोलने पर उसका सवाल मुंह में रह गया। जकिया ने तेज़ी से आंखें साफ कर लीं। अरे आप रो रही हैं अम्मी? उसने एकदम से उनके दोनों हाथ थाम लिए। नहीं तो बस तबीयत ठीक नहीं है, वह नज़रें चुराते हुए बोली। अम्मी सच बताएं, क्या हुआ है? उनकी आंखें दोबारा आंसू से भर गई, लेकिन मुंह से वह कुछ नहीं बोली। वह गहरा सांस लेकर सीधा होकर बैठ गया। फैज़ को याद कर रही थी। ना करूं, माँ हूँ मैं, तुम लोगों की तरह बेहिस नहीं, जिन्होंने उसे निकाल कर अभी तक पूछा नहीं किस हाल में है वह। अम्मी, बेहिस नहीं है हम। वह 2 साल में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन मैंने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना की हो। वह मेरा फ़ोन तक नहीं उठाता, और फ़ोन नंबर भी तो कितनी मुश्किल से उसके दोस्त से लिया था। पता ठिकाना होता तो अब तक उसे ले भी आता।
आपको हम कसूरवार नज़र आते हैं, उसकी गलती नज़र नहीं आती। वह गलत नहीं है। उनके कहने पर हसन ने अफसोस से सर झटका। प्यार अपनी जगह अम्मी, लेकिन गलत को गलत कहना सीखें। आपने अपनी आंखों से देखा था, जिया की हालत भी और फैज़ की हरकत भी देखा था, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। अच्छा, अगर वह सच था तो साबित करता, ऐसे क्यों चला गया? अब की बार ज़किया खामोशी से उसे देखती रही, क्योंकि उसके दिल में चोट था। वह दोबारा बोला, खुदा सब देख रहा है। कहकर उन्होंने एक बार फिर आंखें बंद करके टेक लगा ली तो हसन बेइख्तियार होठ भींच गया। अम्मी, आप परेशान ना हो, आ जाएगा। वह हमसे नाराज़ है, आपसे नहीं। वह नहीं आएगा जब तक वह यहाँ है। अब की बार हसन खामोश हो गया। अम्मी, अब्बू का ख्याल रखा करें। कब तक आप दोनों ऐसे नाराज़ रहेंगे? अब्बू भी फैज़ से प्यार करते हैं। अगर आपको उसके जाने का दुख है तो उन्हें भी है। आप तो रोकर भड़ास निकाल लेती हैं, वह तो यह भी नहीं कर सकते। वह तंजिया मुस्कुराई। किस मुँह से उसे याद करेंगे? प्लीज़ अम्मी, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं लगती। इतनी तन्हाई उनके लिए अच्छी नहीं। मेरे कहने पर भी वह फैक्ट्री नहीं आते और मैं उनको इतना फोर्स भी नहीं करता, क्योंकि फैक्ट्री में टेंशन के सिवाय कुछ भी नहीं। आपको बस उसी बेटे की फ़िक्र है। आपको मेरा कोई ख्याल है? यहाँ इतने मसलों के साथ मैं अकेला जूझ रहा हूँ। इस वक्त मुझे उसकी ज़रूरत है, लेकिन वह बात अधूरी छोड़कर उठ गया। खैर, आप आराम करें और कोशिश करें अब्बू के साथ नॉर्मल रहने की, वरना नुकसान हमारा ही होगा। ज़किया ने चौंक कर आंखें खोली, लेकिन वह रुका नहीं था। हसन चाय वह जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था, रुक कर उसे देखा। सॉरी जिया, अब दिल नहीं कर रहा, कहकर वह सीढ़ियाँ चढ़ गया था, जबकि वह वापस किचन की तरफ मुड़ गई थी।